बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आपको दें। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल करार दे दिया गया है। अहम खबर है ये, आपको एक दफा फिर से बताते चलें। जाली डिग्री केस में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार दे दिए गए हैं। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने ये फैसला सुनाया है। जाली डिग्री केस का ये मामला है और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल करार दे दिया गया है। जाली डिग्री केस वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जो कि नाअहल करार दे दिए गए हैं। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल करार दे दिया गया है। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने यह फैसला सुनाया है। इससे कबल वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई गई थी। अपोजिशन के 9 अरकान असम्बली के दस्तखत के साथ तहरीक अदम एतमाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में जमा कराई गई थी। मजीद इस बारे में जानेंगे। मुबारक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक, बताइएगा, नाअहल करार दे दिए गए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है वो मुअय्यना जाली डिग्री केस चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में समाअत थी। 3 रुकनी बेंच ने कल भी जो है तकरीबन 9 घंटे इस केस की समाअत जारी रही और आज 9 बजे इस केस की समाअत जो है दोबारा शुरू हुई और आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दिया जाली डिग्री केस की बुनियाद पर। जबकि दूसरी जानिब जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, चीफ कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हैं, नाराबाजी की जा रही है। जी अच्छा मुबारक, ये भी बताइएगा डिग्री कौन सी जाली निकली है, इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने बार कौंसिल में जो है डिग्री जमा कराई थी जो कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी से जमा कराई थी और बाद में जो है इस डिग्री को गुलाम आगा शहजाद ने इस केस को चैलेंज किया था और ये डिग्री जो है आज वो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि डिग्री जाली है और वज़ीर आला नाअहल हो गए। ठीक है, तो इस पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कोई मौक़िफ़ सामने आया है, वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अब तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। अब जो है इस वक्त की जो सूरत-ए-हाल है वो चीफ कोर्ट के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने हैं। ठीक है, मुबारक है। ये भी बताएगा कि इससे कबल असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। जी बिल्कुल, इससे कबल भी जो है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। 9 जो अरकान असम्बली है उनकी दस्तखत से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। तहरीक अदम एतमाद जो है गुलाम मोहम्मद ने जमा कराई थी जो पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून के मेंबर असम्बली हैं। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे मुबारक हमारे साथ थे और तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक और अहम खबर है, रियासती दहशतगर्दी की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बेगुनाह लोगों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं हो सकता। रियासती दहशतगर्दी में लोगों का कत्लेआम काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से वीडियो लिंक खिताब। उन्होंने कहा कि आलमी दुनिया को मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मजालिम पर आवाज़ उठाना होगी। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। सीपैक मुआशी खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम में गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली का ख्वाह है। बाहमी राबतों के फरोग से खित्ते को गुर्बत से निकाला जा सकता है। The China-Pakistan Economic Corridor, a flagship project of the Belt and Road Initiative, can be a game changer for connectivity, stability, peace and prosperity in this entire region. State terrorism must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people. The sacrifices made by Pakistan in fighting terrorism are without parallel. This scourge continues, unfortunately, to plague our region and remains a serious obstacle to the maintenance of peace and stability. आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारतीय मुजालिम पर मोदी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास छोड़कर भाग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी मुसलसल गैर हाजिर रहे। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सच्चाई एक आंख न भाई।
اور ابھی ڈالر کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں. IMF معاہدے کے بعد ڈالر زمین پر آ گرا ہے. منہ زور امریکی کرنسی کی اونچی اڑان اب تھمنے لگی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 11 روپے، اوپن مارکیٹ میں 5 روپے سستا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں امریکی کرنسی 275 روپے میں فروخت ہونے لگی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 280 روپے کا ہو گیا. 2 روز میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر میں 10 روپے کی کمی ہوئی. کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی امریکی کرنسی کو چاروں شانے چت کر دیا. گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ڈالر 285 روپے 99 پیسے پر بند ہوا تھا. اور ناظرین دوسری جانب حکومت نے غریب عوام پر بجلی گرا دی. بجلی 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. نیپرا کے مطابق قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں پر ہوگا. لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اس اضافے کا اطلاق نہیں کیا جائے گا. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی مشکلات میں ایک اور اضافہ. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 100 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. 20 کلو کے تھیلے کی نئی قیمت 2750 روپے ہو گئی ہے اور 10 کلو آٹے کا تھیلا 1375 روپے کا ہو گیا ہے. میدا فائن کی بوری کی قیمت میں 200 روپے بڑھا دی گئی. آٹے کی قیمت میں اضافے کو گندم کی قیمت میں اضافے کا سبب قرار دیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اپنے نمائندے اشرف مہتاب. جی اشرف. بالکل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی آ گئی ہے، سونا سستا ہو گیا ہے، چکن سستا ہو گیا، لیکن آٹے کی قیمت میں 100 روپے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں نے جو ہے گندم چھپا رکھی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نکالتے ہیں اور مہنگی بیچتے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں گندم کا ریٹ جو ہے وہ 4700 روپے فی من پہ پہنچ گیا ہے، جو کہ پہلے 4500 روپے تھا. یعنی عید کے یہ اگلے ہی 2 دنوں میں یہ تقریباً 200 روپے فی من گندم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. میں اس وقت ایک دکان پہ موجود ہوں بازار کے اندر. یہاں پہ میرے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ کیا آٹے کا ریٹ کہتے ہیں کوئی بڑھ گیا، کیا وجہ ہوئی؟ سننے میں تو آیا مل سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے کا توڑا اور 50 روپے چھوٹا، 100 روپے بڑھا توڑا ریٹ بڑھ گیا. لیکن ابھی مال آیا نہیں ہے وہ والا، لیکن کل جب سپلائی آئے گی تو پتہ چل جائے گا کیا ریٹ آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. اچھا تو ابھی آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ ابھی تو 2650 میں بڑا ہے اور 1340 میں چھوٹا. جی آپ نے بات سن لی. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس چونکہ پچھلا سٹاک پڑا ہوا ہے اس لیے وہ ابھی پرانا سٹاک جو ہے 2650 پہ بیچیں گے 20 کلو کا تھیلا جو ہے. اور کل جو ریٹ ہوگا مل کی طرف سے جو فون آیا ان کو، انہوں نے کہا ہے کہ کل سے 100 روپے آپ کو 20 کلو کا تھیلا مہنگا ملے گا تو وہ 2750 کا ہو جائے گا. ملکی معیشت چیلنجز کے بعد بہتری کی جانب گامزن ہے. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں. مہنگائی کی شرح اگلے 2 سالوں میں 5 سے 7% نیچے لائیں گے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک خود مختار ادارہ جدید بینکنگ تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کو آزاد بنا دیا ہے. گول جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے مینٹیننگ انفلیشن ود ان دی میڈیم ٹرم ٹارگٹ، اور یہ ٹارگٹ جو اس وقت جو رکھا ہوا ہے وہ 5 to 7% ہے. تو بہت سارے لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں کہ 5 to 7% پہ انفلیشن آئے گا تو وہ اس وقت ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے. لیکن ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر ہم اس رینج کے اندر جو ہے وہ اس کو لے کے آئیں گے. تو اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جو اسٹیٹ بینک کے کور فنکشنز ہیں اس میں اس وقت جو ہمارے پاس جو مانیٹری پالیسی ہے جو کہ ہمارا کی فنکشن ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے امپرومنٹس آئے. اور اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا جو فریم ورک ہے وہ اگین ایک ماڈرن فریم ورک ہے جس میں کہ ہم نے اس کو کافی انڈیپینڈنٹ بنایا ہے. اہم معاملہ یہ کہ حکومت کی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز ہو چکی ہیں. وفاقی کابینہ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے. چیئرمین ATC کا وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم اب کنٹرولنگ اتھارٹی ہوں گے. وزیر اعظم کو چیئرمین ATC کو مدت ملازمت سے پہلے ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا. چیئرمین ATC کے عہدے کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی ہے. بل اب کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی میں زیر بحث آئے گا. تفصیلات کے لیے عائشہ شعیب کی رپورٹ دیکھیے. حکومت کا HEC کی خود مختاری پر وار. ہائر ایجوکیشن کمیشن پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے راہ ہموار کر دی. ادارے پر گرفت مضبوط
महदूद करने के लिए वफाकी काबीना ने HEC तरमीमी बिल 2023 की असूली मंजूरी दे दी। जराए का दावा है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमती इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम हुकूमत ने वफाकी काबीना इजलास में तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। मुजव्वज़ा तरमीम के बाद चेयरमैन HEC का वफाकी वजीर के बराबर का ओहदा खत्म हो जाएगा। कमीशन के मेंबरान की तादाद 22 से कम करके 13 कर दी गई। जराए के मुताबिक मुजव्वज़ा बिल से HEC के चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। बिल अब काबीना की कमेटी बराए कानून साजी में जेर बहस आएगा। HEC के ऑर्डिनेंस में कुछ तरमीम 2021 में भी की गई थी। प्रोडक्शन टीम के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल के बारे में मजीद जान लेते हैं। तालीमी माहिरीन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन डॉक्टर रिजवान कोकब साहब हैं और चीफ स्पोक्स पर्सन एब्सब मोहम्मद इमरान मसूद साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले इमरान मसूद साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, आपकी क्या राय है, क्या जा रहा है? जिस तरह से ये अब इख्तियारात को महदूद करने की हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या रद्द अमल देंगे आप? थैंक यू मैडम। हायर एजुकेशन कमीशन 17वीं तरमीम के ज़रिए इसका निफाज और क़याम हुआ और ये इसलिए बनाया गया था कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो एक ही इदारा जो है उसको वो देखेगा, उसकी पॉलिसीज़ बनाएगा। देखिए, ऑटोनोमस इदारा था, ये रिपोर्ट वज़ीर को नहीं करता था और चेयरमैन रिपोर्ट करते थे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को। और मुझे याद है उस ज़माने में जब ये अमेंडमेंट आई थी, 2002 का ज़माना था, तो ज़ुबैदा जलाल वाज द फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन और मैं उस वक्त सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब था। ये फीलिंग उस वक्त भी थी फेडरल मिनिस्टर के अंडर के, देखें मेरे से तो सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं और सारा फंड जो है वो HEC को दे दिया गया है, उसको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस भी दे दिया गया है और मेरा कोई इख्तियार नहीं। ये फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन के उस वक्त के वर्ड्स थे। हमने HEC के जो नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज और उसकी जो गवर्नेंस थी उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया चारों सूबों में, बहरहाल चल पड़ा। लेकिन इदारा ऑटोनोमस बनाया इसलिए गया था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें ना हो। अब अगर फेडरल वजीर तालीम जो हैं वो अपनी गिरफ्त चाहते हैं इस इदारे के ऊपर और वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के सारे फैसले हों, तो साफ ज़रा फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आएगी। तो अगर HEC को ऑटोनॉमी पूरी दी गई थी और चेयरमैन जिनका टेन्योर 4 साल का था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, इसको कोई अब हटा भी नहीं सकते थे, और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उस ज़माने में बनूरी साहब को हटाया गया, वो अमेंडमेंट ला के उसको हटाया गया था चेयरमैन HEC को। वो कोर्ट में चले गए, फिर बड़ा पोलिटिसाइज हो गया HEC जो था। तो अगर आप मुझसे ये पूछे तो देखिए, ऑटोनोमस इदारे जिस तरह हायर एजुकेशन कमीशन है, जिस तरह पंजाब में पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है, ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ऑटोनॉमी के खिलाफ कोई भी नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज को भी चार्टर जो है वो असम्बलियों ने दिए हैं, तो यूनिवर्सिटी को भी आप ऑटोनॉमी ज़रूर दें। अब होता ये है कि आप जब एक बड़ा ऑटोनोमस इदारा छोटे की ऑटोनॉमी को पकड़ना चाहता है और उसको ऑटोनॉमी नहीं देना चाहता, तो साफ ज़ाहिर है कोई ना कोई फिर उस बड़े इदारे की ऑटोनॉमी को भी जो अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। हुआ यही है दरअसल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम सही चले, हायर एजुकेशन कमीशन पॉलिसीज़ बनाए, अच्छी पॉलिसीज़ बनाए जिससे इदारे स्ट्रेंथन हों, जिससे इदारे फैसिलिटेट हों। अगर आप इदारों को बंद कर दो, हथकड़ी लगा दो, जुर्माने कर दो, वेबसाइट पे इनको पेरेंट अलर्ट चला दो और इदारों को तबाह बर्बादी अगर हो जाए इस मुल्क में। सर, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आज़म को डायरेक्ट दे देना, क्या समझते हैं आप? वफाकी वज़ीर तालीम अगर हम इसका जिक्र करें तो कितना अमल दखल हो सकता है इसका? जो वज़ीर तालीम है फेडरल के, वो तो चाहते हैं कि रिपोर्ट मुझे ही, और उन्होंने अमेंडमेंट ये करवा ली है। अब रिपोर्टिंग जो होगी वो वज़ीर तालीम को होगी। कमीशन के मेंबरान की जो तादाद है उसको भी कम कर दिया गया है। और मेरे नज़दीक ये जो बिल में जो मैंने पढ़ा है, इसमें जो इनके जो हैं फंक्शंस जो हैं इनके रेगुलेशन के, वो HEC से मिलके जिन्होंने ड्राफ्ट किए है अमेंडमेंट सारी है। 2 साल को उन्होंने 4 साल के टेन्योर को 2 साल में पहले किया, अब 2 साल से वो 3 साल उन्होंने कर दिया है। कमीशन के मेंबरान की कमी कर दी और प्राइम मिनिस्टर जो है वो
नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स की जो है सिलेक्शन में उसका एक तरीकाकार बना दिया गया, उसकी भी तादाद कम कर दी गई है। यानी कि इस अमेंडमेंट से ये जाहिर हो रहा है कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान ने अपनी गिरफ्त जो है वो टाइट कर ली है किसी के ऊपर। सर, इन तरमीम पे आपसे मजीद भी हम आपकी राय लेंगे, आपसे जानेंगे कि आप मजीद क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर रिजवान कोकब साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। डॉक्टर रिजवान कोकब साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बिल से? HEC की खुद मुख्तारी जो है किस हद तक मुतासिर होने जा रही है? जी, ये जो बिल है बुनियादी तौर पर ये 18वीं तरमीम से मुतसादिम है और असातिज़ा जो हैं इस बिल के से असातिज़ा में कंफ्यूजन यूनिवर्सिटी असातिज़ा में पहले से ज़्यादा बड़ी है। जो आला तालीम का निज़ाम है वो बिल्कुल मज़ीद ख़राब हो जाएगा और सूरत हाल ये है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए जो इख्तियारात है आला तालीम के वो सूबों को मुंतकिल किए गए हैं। अब सूबाई हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि हायर एजुकेशन कमीशन जो पाकिस्तान है उसके इख्तियारात जो सूबाई जो एजुकेशन कमीशन हैं उनको मुंतकिल होंगे, लेकिन अभी जब फंड्स हुए हैं असातिज़ा 3 मुख्तलिफ चक्कियों में पिस रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी असातिज़ा हैं वो देखिए यूनिवर्सिटियों की अपनी ऑटोनॉमी मुतासर होती है जब सूबाई इलेक्शन अपना एजुकेशन कमीशन है और फिर हायर एजुकेशन कमीशन को अभी मजीद गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेके क्लचेस मजबूत कर लिए कि मेंबर्स की तादाद कम कर ली और इख्तियारात जो है वजीर के पास ज्यादा चले गए, तो उससे हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि टीचर्स को भी इसमें मेंबर के तौर पर शामिल करना चाहिए था। टीचर्स बुनियादी तौर पर असातिज़ा जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, उन पर मुतासर होती हैं, यूनिवर्सिटियां मुतासर होती हैं। अभी हाल ही में एक जुल्म ये किया गया कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को ज्यादा फंड दे दिए गए और सूबाई जो एजुकेशन कमीशन है उनको फंड्स भी इस बजट में कम दिए गए पहले ही। तो अब ये मजीद क्लचेस मजबूत करके दरअसल इससे सिवाय कंफ्यूजन के किसी चीज का कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये इंतहाई कंफ्यूज्ड एफर्ट है। मतलब मामले को मजीद क्रिटिकल बना दिया गया है हुकूमत की जानिब से, यही कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है। डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी साहब भी हमारे साथ हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं आसा पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे आप कि ये जो तरमीम की गई हैं इन तरमीम से मुल्क में हायर एजुकेशन पर कितना असर पड़ने जा रहा है? बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जिसकी मजम्मत हम करते हैं कि आला तालीम कभी भी किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं रही। और अभी आप देखें कि बजाय ये कि आला तालीम को खुद मुख्तार किया जाता और उसमें मजीद फंड्स दिए जाते, तो हमने रिसेंटली देखा कि बजट एलोकेशन में भी आला तालीम के साथ एक बहुत ज़्यादा मजाक किया गया और अब वो हुकूमत जिसका अभी 1 महीना बाकी रह गया है तो वो जाते जाते एक आला तालीम के साथ जो आला तालीम का एक इदारा था उसको बेहतर करने की बजाय उसकी सिर्फ पावर्स अपने पास करने की उन्होंने ये कोशिश की। और जो इससे पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी इसी तरीके से आला तालीम के इदारों को जो है बजाय मजबूत करने के जो खुद मुख्तारी उनको ज़रूरत होती है वो देने के अख्तियारात अपने पास, एक अख्तियारात की जंग है जिसकी वजह से आला तालीम का जो हमारा शोबा है वो बहुत ही पहले ही तनज़ली का शिकार है। आप देखें वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा माली बहरान का शिकार हैं, असातिज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा माली बहरान का शिकार हैं। आप देखें कि पहले ही सूबों में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन और ऊपर से फेडरल हायर एजुकेशन, ये 3 पहले डिपार्टमेंट्स ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अब जब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला गया तो अब आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट भी उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के इंटरनल जो मामलात हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होगी, जिससे क्या होगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों में रुकावटें आएंगी और जो एक आला तालीम के लिए एक इन्वायरमेंट, कंडूसिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है किसी भी मुल्क में, तो वो हमेशा उनकी ऑटोनॉमी होती है, उसमें R&D फंड्स होते हैं जो उनको दिए जाते हैं और उसके बाद वो इदारे जो है अपनी कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है
चाहे जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आई, चाहे जो भी सियासी जमात जो है वो अपने नारे लगाती रही, आला तालीम सिर्फ नारे की हद तक रहा, लेकिन जब अख्तियारात के तौर पर आया तो उसमें जो है उन्होंने सारों ने अख्तियारात अपने पास रख के, आप देखें कि कॉलेजेस सेक्टर में और स्कूल सेक्टर में जिस तरीके से वहाँ पे जो सूबाई हुकूमतें थीं और उन्होंने अख्तियारात इस्तेमाल किए तो आज उनकी क्या हालत हुई। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे मुल्क में आज जहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी 150 से ज़्यादा हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से उसको जो है वो मैनेज करने जा रही है, जबकि अपने पावर्स डेवोल्यूशन का जहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स की तरफ जा रहे हैं, बजाय डिवॉल्व करने के और सूबों को इसमें बेहतर करने के। 18वीं तरमीम के बाद आप खुद आज हम यानी इस फैसले के बाद एक जो मजीद ऑलरेडी कन्फ्यूजन के शिकार आला तालीम का शोबा है उसमें आज एक मजीद बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार खुद गवर्नमेंट भी है, मैं समझता हूँ, और जो आला तालीम के इदारे भी गवर्नमेंट, और सबसे ज़्यादा इसमें जो पाकिस्तान का नौजवान जो इस तबका जो इसमें तालीम हासिल कर रहा है वो इफेक्ट होगा, और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इस सारी पॉलिसी में और ये बार बार जो चीज़। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए बजाय कि हुकूमत की जानिब से कोई मजीद इक़दाम किए जाते, बेहतरी के लिए आपके इख्तियारात को ही महदूद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर अमजद अब्बास मक्सी साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर रिजवान कोका साहब और इमरान मसूद साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।